देखिए, ऐसा है कि क्योंकि ये विरोध के बावजूद ये वापस हुआ नहीं है और लगातार और ज़्यादा मजबूती से आगे चलता जा रहा है, तो विरोध करना तो ज़रूरी है क्योंकि हार मानने के लिए तो हम तैयार नहीं हैं। दूसरा ये है कि आज के दिन सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, जितने भी छात्र हमारी यूनिवर्सिटी में हैं, शिक्षक हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, क्योंकि वो NEP का जो रोल आउट हो रहा है, NEP जिस तरह से उसके जो प्रावधान लागू किए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, उससे सारे ही लोगों को पता चल रहा है कि कितना ये घातक है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे टीचर्स के लिए, हमारी यूनिवर्सिटी के लिए। इसके मैं 2-3 उदाहरण देना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा इसका प्रहार और असर हुआ है अभी ये जो फर्स्ट ईयर में बच्चे एडमिट हुए हैं, जिनका पहला सेमेस्टर अभी ख़त्म हुआ है। इस बैच में सबसे पहले लॉकडाउन की मार तो पहले ही थी, 2 साल इन्होंने 12वीं में ऐसी बिना फॉर्मल टीचिंग के गुजारे, तो कहीं ना कहीं उनकी जो वहाँ से नींव जो है, जो फाउंडेशन है, वो थोड़ा हिल गया था स्कूल में ही। इसके बाद जब ये कॉलेज में आने का समय आया तो एकदम से अनाउंस हो गया कि इस साल से ही CUET लागू होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट। उसके बिना तैयारी से किस तरह से सरकार ने लागू किया पूरा। जो बच्चे रोरे लहरे से आते हैं, कमज़ोर तबके से आते हैं, बड़ी मुश्किल से वो किसी तरह से कंप्यूटर पे अपना ऑनलाइन एडमिशन तो फॉर्म तो भरते थे मदद लेके लोगों की, लेकिन अगर खुद बैठ के एंट्रेंस एग्ज़ाम में कंप्यूटर चला के आपको सारे जवाब देने हैं, उससे घबरा के हमारे 90% बच्चे जो गाँव से आते हैं या छोटे शहरों से आते हैं या गरीब तबके से आते हैं, उन्होंने वो एडमिशन का टेस्ट दिया ही नहीं। एक तो पहली बात ये है। और हमारे पास दिल्ली में ही रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें ये बात बताया। अभी भी हमें मेरी काम करने वाली उनकी बेटी 12वीं करके आ रही है। तो इतिहास है ना, बिना तैयारी के लेती है ना सारे फैसले। नहीं, तो ये सही बात है। तो मैं आपको बस, हम तो ये है ना कि हम अपनी तरह से कुछ भी ना कहें। आम जनता जो इनके भक्त बने हुए हैं, उनको थोड़ी अकल आ जाए, हम उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके भी तो बच्चे आएंगे ना। क्या आप हिंदुस्तान की गरीब जनता के खिलाफ हैं? क्या गरीब जनता अपने खिलाफ है? अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहती है क्या कॉलेज? अगर भेजना चाहती है तो ये एंट्रेंस टेस्ट के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे नहीं कर पाएंगे। नंबर 1, पहले आप कंप्यूटर से कोचिंग लो ताकि कंप्यूटर चलाना सीख के फिर आप टेस्ट दो। दूसरा, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेके CUET कैसे करना है। जो CUET के जो सवाल आते हैं वो सीधे सीधे स्कूल के उससे तो नहीं आते हैं। आपने मेहनत करके 12वीं पास कर ली, लेकिन वो पूरा कूड़ेदान में डाल दिया गया। अब आपको ये नया एग्ज़ाम करना है जिसमें मल्टीपल चॉइस है, आपको चॉइस करना है, 5 गेसेस करनी है, कैसे उसमें क्या टेस्ट होता है वो अलग बात है। लेकिन कितने बच्चे कर पाएंगे, किसका अच्छा होगा, किसका अच्छा नहीं होगा। सब लोग कोचिंग की तरफ भागते हैं। कोचिंग में पैसा लगता है, पूरा कोचिंग माफिया लगा हुआ है, और उसमें भी कई बार अगर घर में 2-3 बच्चे हैं तो लड़कियां पीछे रह जाएंगी। माँ बाप कितने बच्चों पे खर्च करेंगे वही कोचिंग के लिए। तो सेकंड मार आपको वहाँ पे पड़ी जहाँ पे आप कोचिंग नहीं ले सकते CUET के लिए। तीसरा जो हुआ है कि इसका जो सिलेबस है वो है CBSE पे बेस्ड, वो सेंट्रल बोर्ड्स पे, स्टेट बोर्ड्स पे बेस्ड नहीं है, उस पर कुछ भी उनका नहीं आता। तो जो पहले सब स्टेट्स के बच्चों को मौका मिलता था कि वो भी अपने रिजल्ट के बेसिस पे यूनिवर्सिटी में आ पाएँ, अब उनका मौका ख़त्म कर दिया गया। मैं इसका आपको प्रूफ देती हूँ। मेरे अपने कॉलेज में, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, हमारे हर फर्स्ट ईयर में देश के कोने कोने से बच्चे आते थे, साउथ से, नॉर्थ से, बंगाल से, नॉर्थ ईस्ट से, उड़ीसा से, हर जगह से बच्चे आते थे। इस बार हमारे आधा जो क्लास है वो है नॉन क्रिश्चियन और आधा क्रिश्चियन है फर्स्ट ईयर में। जो नॉन क्रिश्चियन वाला पहले आया उसमें सिर्फ 3 स्टेट से बच्चे आए, UP, हरियाणा और राजस्थान। एक भी बंगाली नहीं, एक भी साउथ इंडियन नहीं, एक भी नॉर्थ ईस्ट का नहीं। तो ये क्या हमारी डाइवर्सिटी कहाँ चली गई। और जब बाकी 50% आए जो दूसरे कॉलेजेस में नहीं आए, हमारे यहाँ क्योंकि 50% क्रिश्चियन रिजर्वेशन है और इंटरव्यू भी हुआ 50% के लिए, तो क्रिश्चियन स्टूडेंट जब आए तब हमने इनका चलिए अब डाइवर्सिटी आएगी। उसमें बहुत सारे साउथ इंडियन आए लेकिन बंगाली नहीं आया। और हमने उनसे पूछा कि क्या आपको मुश्किल होगी जब मैं हिंदी में बात करूं, क्योंकि मैं हमेशा हिंदी में भी इंग्लिश में दोनों में पढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है हिंदी में पढ़ाना, एक वो गट फील आता है उसमें। तो ज़्यादातर बच्चे कहते थे पहले कि नहीं मैम, साउथ के बच्चे कहते थे नहीं मैम हमें समझ नहीं आएगी, आप इंग्लिश में भी पढ़ाओ। तो मैं दोनों में पढ़ाती थी। इस बार जो साउथ के बच्चे क्रिश्चियंस आए, उन्होंने कहा नहीं मैम हम हिंदी में बहुत कंफर्टेबल हैं। तो मैंने कहा ये कैसे हो गया कमाल। तो कहते हैं हम दिल्ली के रहने वाले हैं वो है साउथ के लेकिन है दिल्ली के रहने वाले। तो साउथ में रहने वाले साउथ इंडियंस नहीं आ पाए।
क्योंकि वो स्टेट बोर्ड्स, जो बच्चे आए अभी उन्होंने आते ही एक नया कोर्स 4 साल का, जिसकी कोई तैयारी नहीं थी, उसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट है, हर साल लोग निकल सकते हैं, और उसमें जो कोर्स पूरा सामने रखा ही नहीं गया, एक सेमेस्टर का कोर्स पास हुआ और उसी के बेसिस पे एडमिशन लिया आपने। और उस सेमेस्टर के कोर्स में हमें ये बताया गया कि जो पेपर आप 5 पीरियड में पढ़ाते थे हफ्ते में, उसी कोर्स को आपको 3 पीरियड में पढ़ाना है। ये कैसे पढ़ा लेंगे हम? 5 भी कम पड़ता था हमें, तो कोई टीचर नहीं पढ़ा पा रहा है और स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा है। इनका 31 दिसंबर तक एडमिशन हुआ और 16 फरवरी में अंत हो गया सेमेस्टर का, पूरा सेमेस्टर भी नहीं दिया इन्होंने, और जल्दी जल्दी में आनन फानन में बच्चों ने कुछ नहीं सीखा, ना टीचर कुछ पढ़ा पाया। साथ में ये कहते हैं नई नीति ले आएंगे कि इंटरनल असेसमेंट जो 25% होता था, जो टीचर खुद देता है अंदर का मार्क, वो अब हो जाएगा 45%। तो हमने कहा किस बेसिस पे हम इतना सारा देंगे? कंटिन्यूस असेसमेंट नवंबर से लेकर फरवरी तक, लेकिन आप तो फरवरी में हमको बता रहे हो ये रूल, आपने नवंबर में तो हमको रूल नहीं बताया, अब हम कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप कर दो बस। यानी कि वो कहते हैं फर्जी बनाओ, सब बच्चों का फर्जी बनाओ। ये हमारे बच्चों के साथ हो रहा है। और तीसरी बड़ी बात है कि हमारी सरकार का रूल आ गया, रेगुलेशन, कि आधे कोर्सेज बच्चे ऑनलाइन कर सकता है दूसरी यूनिवर्सिटी से। यानी कि जिस चीज़ से हम लोग 2 साल जो भुगते हैं और बड़ी मुश्किल से उसे निकल के आए, जहाँ पे सब जानते हैं कि बच्चा कुछ नहीं सीखा, आप हमको उसी अंधेरे कुएं में ढकेल रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स। मैम, प्रोफेसर की भी कमी है DU में, बताया जा रहा है। नहीं, बता रहे हैं प्रोफेसर की कमी ये है कि हमारे 2010 से परमानेंट अपॉइंटमेंट रोक दिए गए, और अब तो हमारे आधे टीचर, 50% टीचर, 5000 टीचर इतने सालों से एड हॉक चल रहे थे। अब रिक्रूटमेंट शुरू हुआ बड़ी मुश्किल से, हमने कहा चलो अच्छा रिक्रूटमेंट होता है तो जो लोग लगे उनको लगाइए आप, लेकिन नया रूल लाए। पहले रूल में आप टीचिंग एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ जोड़ते थे। नया रूल जो 2018 में आया वो कहता है कि सिलेक्शन कमेटी 100% वेटेज लेगी, यानी कि मनमानी करेगी सिलेक्शन कमेटी, अपनी मन की चलाएगी। उसको ये नहीं बताना है कि किसकी क्वालिफिकेशन वगैरह पे कोई वेटेज नहीं होगा, टीचिंग एक्सपीरियंस का कोई वेटेज नहीं है। तो ये तो आर्बिट्रेरी हो गया ना एकदम। उसमें आपने 2-2 मिनट के इंटरव्यू किए, कई जगह तो 1 मिनट का इंटरव्यू किया। जो 15-20 साल से टीचर पढ़ा रहा था उनको कान पकड़ के बाहर कर दिया, और अपने जो जिनको लगाना चाहते थे पॉलिटिकल बेसिस पे और सो ऑन, कहीं ना कहीं से तो लिस्ट आ रही है। लेकिन अगर आप उनके क्रेडेंशियल सारे चेक करो तो देखेंगे आप उनके फेसबुक पे कि क्या आप वहाँ पे हम मंदिर वहीं बनाएंगे और पिच खोद दो, और ये सब उनका जो पहले का रिकॉर्ड है। आपको मालूम है कि कौन लोग हैं जिनकी अपॉइंटमेंट की जा रही है, और एक्सपीरियंस टीचर को बाहर करके आप किस तरह से कॉलेज को चलाओगे। किस तरह से अब आज स्टूडेंट रो रहा है, क्लास में टीचर क्या पढ़ा रहे हैं उनसे पूछना चाहिए। और आपने इस एक यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बनाने में बहुत सदियां लग जाती हैं, और बर्बाद करने में एक बुलडोजर की ज़रूरत है। आज हमारी यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चल रहा है। मैम, DU में UP बिहार से बच्चे आते हैं? नहीं आते तो हैं। तो क्या बोलते हैं, हिंदी मीडियम पढ़ाइए या इंग्लिश मीडियम पढ़ाइए? नहीं, देखिए मेरे कॉलेज में हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट, मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम का है। लेकिन मैं अपने पर्सनल लेवल पे हिंदी में पढ़ाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे भी और ज़्यादा कन्विक्शन से मैं उनको समझा सकती हूँ। जो बच्चा सो रहा है उसको ज़रा सा हिला सकती हूँ, और उनको भी अच्छा लगता है, ज़्यादातर बच्चों को अच्छा लगता है, इसलिए मैं मिक्स पढ़ाती हूँ। लेकिन क्योंकि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, हमारे हर प्रांत से लोग आते हैं, तो उनका भी ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। 6 महीने में वो भी सीख जाते हैं हिंदी दिल्ली में रह के, लेकिन पहले 6 महीने 1 साल तक हमें इंग्लिश में हिंदी में मिक्स करके करना पड़ता है। आपने कहा बर्बाद किया जा रहा है यूनिवर्सिटी, कौन बर्बाद कर रहा है? सरकार कर रही है। देखिए सरकार के ऊपर भी कोई है जिसकी वजह से सरकार उनसे समझौता करके, जो कॉर्पोरेट लॉबी पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम करती है, ये सिर्फ हमारे देश में नहीं हो रहा, हर जगह हो रहा है कि सरकार को एजुकेशन और हेल्थ से हाथ खींच लेने चाहिए। ये आज से नहीं है, 2008 से बहुत बड़ी मुहिम पूरे देश देश में चल रही है। जो देशों में सरकारें मजबूत होती हैं और कहते हैं हम आपके गुलाम नहीं, हम आपकी पॉलिसी नहीं फॉलो करेंगे, हम अपने देश की भलाई के लिए करेंगे, वो इसको रेजिस्ट कर पाते हैं। और जहाँ पे छात्र आंदोलन मजबूत है, जैसे जर्मनी, फ्रांस वगैरह में इतनी हद तक नहीं कर पाए, लेकिन जिन देशों में मजबूत एक आंदोलन नहीं है और सरकारें बिकाऊ हैं या घुटने टेक देती हैं या कोई ना कोई जो उनको मिलता है इससे कुछ फ़ायदा, उसकी वजह से ये पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर लेती है कॉर्पोरेट्स की बनाई हुई, तो वो वहाँ पे शिक्षा मॉडल उनका पूरा बर्बाद हो जाता है। बगैर शिक्षा के विश्वगुरु कैसे बनेगा भारत, जो सरकार का सपना है? देखिए सरकार का सपना है कि ये सपना क्या है ये हमें समझना चाहिए। विश्व गुरु तो नहीं, जैसे हमारे एक साथी ने कहा विश्व सेवक बनाना चाह रहे हैं, वो भी सबसे पहले आप
जो आपके मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, SC ST OBC और जो गरीब तबके के हैं और महिलाएं, उनको ऑनलाइन शिक्षा से ही काम चलानी पड़ेगी। मतलब इससे आप हमसे ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं। देश में कोई भी नहीं है जिसने ये ऑनलाइन शिक्षा एक्सपीरियंस नहीं की, सब ने की। आपके छोटे भाई बहनों ने की, आपके माँ बाप जानते हैं, मतलब आपके फ्रेंड्स जानते हैं उनके बच्चों का क्या हाल हुआ है। कोई बच्चा कुछ नहीं सीखा। 2 साल बाद हम देखते हैं कि जो 2 साल पहले आता था वो भी नहीं आता है। हम कॉलेज में भी देख रहे हैं और स्कूल में भी यही हाल है। तो ये कहना कि पूरा एजुकेशन पॉलिसी का सार ऑनलाइन शिक्षा है, इसका मतलब है आप तो पूरा इसको एक बिजनेस मॉडल बना रहे हैं ना। कोई मुनाफा कमाएगा, आपके बच्चे कुछ नहीं सीखेंगे। आपके बच्चे विश्वगुरु नहीं बनेंगे। आपके बच्चे सस्ते वेतन में मल्टीनेशनल्स के यहाँ चौकीदारी करेंगे, चाहे वो चौकीदारी दरवाज़ा खोलने वाला हो, चाहे कंप्यूटर चलाने वाला हो, चाहे वो अकाउंटेंट वाला काम हो। आपके जो स्टूडेंट्स इस शिक्षा से निकल के आएंगे वो लीडर नहीं बन सकते। बाबा भी तो बन सकते हैं ना, कथावाचक। अच्छा, हाँ, वो बाबा बनेंगे और ये काऊ जिहाद के भीड़ों में लग जाएंगे। उनसे कहते हथियार उठाओ, मुसलमानों को मारो, ये करो वो करो, जो हमारे संविधान और हमारे धर्म के खिलाफ है। बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन है अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, वो अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं ताकि वो सबसे अच्छे। आप देखिए इनके बच्चे इन भीड़ों में नहीं लगते हैं। इनके बच्चों से नहीं कहेंगे हथियार उठाओ, लेकिन आपके और हमारे बच्चों से कहेंगे आप हथियार उठाओ, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो स्कूल और कॉलेज जाने में। ये उनको बताया जा रहा है। तभी तो यंग बच्चे ये त्रिशूल और ये सब लेके भीड़ों में निकल रहे हैं। हनुमान चालीसा एक शब्द तो आता नहीं उनको। नेशनल एंथम गाने को कह दो नहीं गा पाएंगे, मैं बता रही हूँ, नहीं गा पाते हैं वो लोग। लेकिन मैडम, ये सब ढोंगी हैं, ये धर्म का इस्तेमाल नहीं है। धर्म ये एक मतलब कहते हैं कि ऐसी कूटनीति है जो जिनको हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि राक्षस लोग करते हैं काम, ये वो काम कर। घमंड, हिंसा, नफरत, व्यापार, धर्म का व्यापार, ये सब चीज़ें जो है हमारे ग्रंथों में लिखा है कि राक्षस प्रवृत्ति होती है। गीता का आप 16वां अध्याय पढ़िए। ओके मैडम, तमाम लोग कहते हैं कि दिल्ली में सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं, यहाँ जातिवाद नहीं है। लेकिन एक खबर बड़ी सुर्खियों में है, दिल्ली की अखबारों में, खबरों में चली है कि एक मोची ने अपना सरनेम वर्मा लगा लिया, तो लोग उसका विरोध कर रहे हैं, उसको धमकी दे रहे हैं। क्या कहना है इसका? नहीं, ये तो बेकार की बात है। आप जो असली मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए आप ऐसे मुद्दे बेकार के लिए ले आते हैं। वो क्या अपने आप को बुलाता है, उससे आपको क्या मतलब है, क्या फ़र्क पड़ता है आपको कि वो अपने आप को क्या बुलाए? क्या आप अपने सारे समाज के लोगों को बराबरी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? मेन चीज़ ये है, क्या आप अगर एक बच्चा अगर पानी पी लेता है दूसरे टीचर के घड़े से, क्या आप उसको मार मार के उसकी पिटाई करते हैं, उसकी जान नहीं लेते हैं? तो ये जब हमारे समाज में गैर बराबरी है इतनी ज़्यादा, तो ये सब चीज़ें तो सिर्फ लोगों को लड़वाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए करते हैं। आप पूछिए कि आपकी देश की पूंजी क्यों लुट रही है इतनी, क्यों इतनी गरीबी है, क्यों हमारी बेरोज़गारी है, क्यों अडानी जैसे लोगों के घर कभी भी ED और CBI ये सब लोग नहीं जाते हैं, क्यों हमारे LIC का 87,000 करोड़ नुकसान हो गया है पहली दफ़ा हमारे इतिहास में, भारत के इतिहास में। ये सब सवाल तो पूछना आपको अलाउड नहीं है, तो आपका ध्यान भटकाया जाता है। पे उंगली उठाई जाती है कि ये छुआछूत की बात करते हैं, भेदभाव की बात करते हैं, ऐसा देश में कुछ है नहीं। और जब मामले सामने आते हैं तो नहीं, देखो जो लोग कहते हैं, जब लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो चाहते हैं कि जो प्रथा है वो बनी रहे। आप जब तक उसको देखेंगे नहीं असलियत को, समाज में जो गैर बराबरी है, आपका जो अभी भी देखिए सारा जो मैट्रिमोनियल एड्स होते हैं उसमें साफ लिखा होता है कि हमें ब्राह्मण चाहिए, हमें कास्ट चाहिए, हमें सारा कास्ट बेस्ड होता है। और हमको मालूम है असलियत। हमारी यूनिवर्सिटी में मैं बता दूँ, SC ST रिजर्वेशन कब शुरू हुआ? 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया था ना। OBC बाद में आया, SC ST तो पहले आ गया था। और फिर हमारी सारी संस्थाओं में अलग अलग टाइम पे शुरू हुआ। 1995 तक हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की, टीचिंग में SC ST रिजर्वेशन लागू नहीं था, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग में होते हैं, चाहे वाइस चांसलर हो चाहे कुछ भी हो, वो नहीं लागू करना चाहते थे। हमारे वाइस, मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत अच्छे वाइस चांसलर एक थे, प्रोग्रेसिव, उन्होंने कहा नहीं, हम ये सब नहीं करना चाहते, हम तो कहते हैं कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होगा, 5 में से 1 पोस्ट जाएगी SC ST को। मैंने कहा आप कैसे तय करेंगे जाएगी, जब तक आप रिजर्व नहीं करोगे होगा नहीं। और हमारे 8,000 टीचर थे तब, एक भी टीचर SC ST का नहीं था। जो सिलेक्ट होकर आता था उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता था। एक तो सिलेक्ट नहीं करते थे। सिलेक्शन कमेटी में कौन बैठा है? ऊंची जात के लोग। आप देखेंगे कि आपको अगर जिस तरह से आप सिलेक्शन कमेटी बनाएंगे, जजमेंट करेंगे, उसी के हिसाब से तो सेलेक्ट करेंगे। तो एक को भी नहीं लिया आपने। जब हक मांग के 1991 में मंडल कमीशन के एजिटेशन के बाद जब लोगों ने अपना हक मांगना शुरू किया, तब जाके पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने 4 बार हमारे वाइस चांसलर को बुलाया, लागू करो या जाओ। तब
तब उसने मजबूरी में लागू किया और हम जैसे लेफ्टिस्ट हैं, हमको फ़ोन करके बुलाया गया, जिनको हम लोग को दुश्मन मानते थे, फ़ोन करके बुलाया, आ जाओ मीटिंग में क्योंकि इसको सपोर्ट करना है, नहीं तो मैं पास नहीं करा पाऊँगा। तो 4 लेफ्टिस्ट ने सारा जोर लगा के पास कराया कि हमारी यूनिवर्सिटी में SC/ST रिजर्वेशन लागू होगा। वो 1996 में हुआ, फिर 97 में पोस्ट बेस्ड हॉस्टल आया और तब भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। लड़ते लड़ते मैंने कितने कोर्ट केसेस किए हैं कि लागू नहीं हो रहा है। अब जाके हुआ, और जब OBC शुरू हुआ, मज़े की बात यह है OBC लागू हुआ बहुत बाद में, मंडल कमीशन में जॉब्स में पहले आया, एजुकेशन में बाद में आया 2008 में। तो 2008 में जब लागू हो गया तब परेशान सब लोग, अरे ये तो 27% खा जाएंगे सारी हमारी पोस्टें, जैसे कि उनका बाप का राज है, हमारी पोस्टें चली जाएंगी। तो एक ब्रेन वेव, 2010 से रिक्रूटमेंट बंद, कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। ज़्यादातर हमारी यूनिवर्सिटी में जो OBC लगे हैं वो एडहॉक हैं।